हुकूमत का इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इलेक्शन रिफॉर्म्स का मामला है, दीगर इश्यूज हैं, क्या हुकूमत भी ऑपोजिशन के साथ बैठकर इन मामलात को हल करने की कोशिश करेगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि हर इशू पर बात करने के लिए तैयार है, रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए, पार्लियामेंट को यूज़ करें, इस्तेमाल करें और मसाइल को हल करें। तो क्या इस बात पर क्या हुकूमत अब कोई पेशकश करेगी ऑपोजिशन को कि जो दीगर मामलात हैं जिनको हल होना है, जैसे कि इलेक्शन रिफॉर्म्स, उस पर ऑपोजिशन के साथ बैठ के मसाइल को हल करें? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बड़ी खुशाइन बात है जो उन्होंने कही है, और ये तो एग्जैक्टली वही बात है जो हम बड़े दिनों से कहते चले आ रहे हैं। अगर आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के मामले को खसूसन लें तो वज़ीर आज़म साहब ने तो एक पूरा मैकेनिज्म ले डाउन किया है कि कैसे गुफ्तगू होनी चाहिए हुकूमत में और अपोजिशन में। और जब सबसे पहले ये बात स्पीकर साहब की तरफ से आई गई, उसके बाद अपोजिशन ने कहा नहीं, वज़ीर आज़म साहब खुद कहें। वज़ीर आज़म साहब ने स्पीकर साहब को खत लिखा और कहा कि पार्लिमानी पार्टीज की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें जो कि इन अहम अमूर के ऊपर बातचीत करे। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा आप आए बैठें। उसके बाद स्पीकर साहब ने अप्रोच किया सारी पॉलिटिकल पार्टीज को और कहा कि आइए बैठते हैं पार्लियामान के अंदर, ये बुनियादी बातों के ऊपर बातचीत करते हैं। पीपल्स पार्टी ने नवीद कमर साहब को, जो मुझे स्पीकर साहब ने बताया, अपना फोकल पर्सन भी नॉमिनेट कर दिया, लेकिन पीएमएलएन ने इस डिस्कशन के लिए कोई फोकल पर्सन नॉमिनेट नहीं किया। तो शहबाज शरीफ साहब की जो बात है, अगर वो पीएमएलएन में वो फैसले करते हैं, क्योंकि अभी पता नहीं चल रहा कि पीएमएलएन में फैसले कौन करता है, लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब करते हैं तो बड़ी अच्छी उनकी तरफ से ये बात है। और मेरे ख्याल में उन्हें आगे बढ़कर फोकल पर्सन नॉमिनेट करना चाहिए स्पीकर साहब की उस पार्लिमानी ऑफर में जो उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से की है, और इस सिलसिले को यहाँ से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है, शहबाज शरीफ साहब ने अग्री किया, और शहबाज शरीफ साहब वही है जिनको हुकूमत बाहर जाने नहीं देना चाह रही। हुकूमत चाहती है कि उनको रोक के रखे, नाम ईसीएल पर डालने की तजवीज़ काबीना कर चुकी है। तो ये अब शहबाज शरीफ साहब अगर एक उंगली भी आगे बढ़ाएं तो इस वक्त तो वो टाइम है कि आपको उनका हाथ पकड़ लेना चाहिए। तो कोई स्पीकर के अलावा भी कोई वफ्त आपका अप्रोच करेगा, या खुद इमरान खान साहब अप्रोच करें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को? क्योंकि कल एक गिला भी किया ना शहबाज शरीफ साहब ने कि मैं जब उनको कोई खत लिखता हूं तो एड्रेस करता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो मेरा नाम लिख देते हैं, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी नहीं लिखते। इतना बड़ा उनका ईगो है। तो कम से कम कहीं ना कहीं से तो पहल करें ना फिर आप। देखिए, ईगो का प्रॉब्लम नहीं है। आप दो चीजों को जो है वो मिक्स सिर्फ अगर ना करें तो अपोजिशन तो काफी मामला जो हैं वो बेहतर हो जाए। वो बात यह है कि एक लीगल केसेस हैं जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज शरीफ हों, बाकी लोग हों, उन्होंने वो लीगल केसेस अपने फेस करने हैं। अदालतों को आप अपने मामलात वहां पे जाके हल करें। हमें आके ये ना कहें कि आप जाके फेटफ की तरफ में आए तो आप कहें कि नहीं, आप पहले नैब लॉ में अमेंडमेंट करें। ना ही हमें ये कहें कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें तो पहले आप इसके ऊपर बात करें। अगर आप कौमी इश्यूज के ऊपर शहबाज शरीफ साहब बात करना चाहें हुकूमत से, तो हुकूमत तो पहले ही कह रही है कि इन इश्यूज के ऊपर बातचीत करनी चाहिए। तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। सिर्फ एजेंडा में हम ये नहीं कर सकते किसी सूरत कि हम एहतसाब के अमल के ऊपर कंप्रोमाइज करें। और जैसे अभी आपने अपना सवाल में भी ये बात डाल दी कि आप शहबाज शरीफ साहब को बाहर नहीं जाने दे रहे, देखिए हम नहीं उन्हें बाहर जाने देने की इजाजत दे सकते, क्योंकि उन्होंने पहले नवाज शरीफ साहब की गारंटी दी और वो वापस ही नहीं आए। अब आप बताइए, वो वोटर जिसने इमरान खान को वोट दिया है एहतसाब के लिए, क्या उसका हक नहीं है हमसे पूछना कि आपने ये जो तमाम लोग थे जिन्होंने अरबों रुपए की जायदादें बाहर बनाई, आपने इनसे कितना पैसा वापस वसूल किया? ये सवाल तो हमने मुतल्लिका इदारों के सामने बार बार रखना है। हमारा वोटर जो है उसने हमें वोट इसलिए दिया है, तो उससे आप हमें पीछे ना करें। बाकी बड़े तो तरीकेकार बातचीत का यही होगा कि जो स्पीकर साहब ने कहा कि कमेटी बना दी जाए, पार्लिमानी कमेटी, उसी के जरिए होगा। बाकायदा आप लोग कोशिश नहीं करेंगे, अप्रोच नहीं करेंगे शहबाज शरीफ साहब को? देखिए, बाकायदा अप्रोच किया हुआ है ना। उसमें लेटर जो स्पीकर साहब ने लिखा है वो वज़ीर आज़म साहब की हदायत के ऊपर लिखा गया है, वज़ीर आज़म साहब की दरख्वास्त के ऊपर लिखा गया है। और उसमें देखिए तरीकाकार, जो शहजाद साहब, पहले दिन मोस्ट कंटेंशियस इश्यूज के ऊपर बातें नहीं होती। पहले हमें वो एवेन्यूज देखने चाहिए जहां पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, जो 49 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमने पेश की हैं, उनमें से 40 कमोबेश ऐसे ही हैं जिसके ऊपर कोई बड़ा एक दूसरे से इख्तलाफ नहीं है। सही, तो उन इश्यूज पे पहले बात करें।
फवाद साहब, अभी एहतसाब की आप बात कर रहे हैं और इसमें जहांगीर खान तरीन साहब का भी केस है। अब अली जफर साहब की रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने जो फाइंडिंग्स दी है उसमें उन्होंने क्लीन चिट दे दी है और ये कहा है कि ज्यादती हुई है जहांगीर खान तरीन के साथ। और इस पर राजा रियाज साहब भी आके बता रहे हैं कि ये रिपोर्ट दे दी गई है कि ज्यादती हुई है। तो फिर अगर आपके अपने लोग ये कह रहे हैं कि ज्यादती की है हुकूमत ने जहांगीर खान तरीन के खिलाफ केसेस बनाने में, तो ये शिकवा तो ऑपोजिशन भी करती रही है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को अभी तक इस तरह की कोई रिपोर्ट अली जफर साहब की तरफ से मौसूल नहीं हुई। अली जफर साहब को जो अपॉइंटमेंट उनकी की गई है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, वो एक सियासी हैसियत में उनकी अपॉइंटमेंट की गई है। उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को ये बताना है कि उनकी नज़र में जहांगीर तरीन साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो नहीं है, और अगर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हुए तो उसके मुताबिक काम होगा। नहीं, रिपोर्ट नहीं दी अली जफर साहब ने या फाइंडिंग्स भी शेयर नहीं की है? जी, अभी तक जो है अली जफर साहब की तरफ से, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जो मुझे बताया गया है कि उनकी तरफ से इस किस्म की कोई फाइंडिंग्स जो हैं वो उन तक नहीं पहुंचाई गई, ना ही कोई रिपोर्ट जो है वो उनको मिली है। और अगर जो भी मिलेगी उसके मुताबिक ज़ाहिर है वो फैसला करेंगे। सही। बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपकी बड़ी जिम्मेदारी भी है कि जो इस मुल्क में जर्नलिस्ट पे अटैक्स हो रहे हैं उसको खुद आप देखें। आज आपने हार्ट टॉक के इंटरव्यू में भी कहा है कि जमहूरियत आगे उसी वक्त बढ़ सकती है जब आप फ्री स्पेस देंगे मीडिया को। तो ये जो असद तूर पर हमले का मामला है जिस पर आपने भी कहा और शेख रशीद ने कहा कि हम मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है और CCTV फुटेज भी मौजूद है, तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए, कब तक लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए शहजाद, पहली बात तो यह है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से इंडिविजुअल वाक़यात होते हैं, उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे मुल्क में 112 चैनल्स हैं जो ख़बरों के चैनल्स हैं और 43 इंटरनेशनल चैनल्स हैं। सो इतनी बड़ी तादाद में जहाँ पे चैनल्स होंगे या इतना बड़ा मीडिया होगा और 5000 से ज़्यादा हमारी पब्लिकेशंस हैं, उनको इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता। ये नहीं कह सकते हम कि उनको जो है वो हमारे यहाँ फ्रीडम नहीं है। जो जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक्स हैं या इंडिविजुअल्स के ऊपर अटैक्स हैं, उनकी एक तरीक़ाकार मौजूद है, उसके मुताबिक तफ्तीश होनी है, उसके मुताबिक मुल्ज़मान ने पकड़ा जाना है। अब अगले हफ्ते मैं IG इस्लामाबाद को ये कह रहा हूँ कि वो तमाम वाक़यात जो इस्लामाबाद में हुए हैं जर्नलिस्टों के ऊपर हमलों के, उनकी एक मुकम्मल रिपोर्ट और ब्रीफिंग जो है वो मुझे दें और बताएं कि आखिर मुल्ज़मान जो पकड़े गए तो कितने पकड़े गए और कितने मुकदमात ऐसे हैं जिनमें उनसे तफ्तीश जो है वो कहीं पर किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसकी क्या वजूहात हैं और उसके मुताबिक जो है वो आगे चलेंगे। अच्छा फवाद साहब, तादाद से किस हद तक आपका प्रेस फ्री है इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता ना, नंबर ऑफ पब्लिकेशन और चैनल से। और ये इंडिविजुअल वाकयात नहीं है। मैं 3 रिपोर्ट्स का हवाला आपके सामने रखता हूं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2018 में पाकिस्तान की रैंकिंग 139 थी, 2021 में 145 हो गई है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए 5वां जो है वो खतरनाक मुल्क है। इसके अलावा फ्रीडम नेटवर्क पाकिस्तान ये कहता है कि पिछले 1 साल में 148 अटैक्स हुए हैं, जिसमें 6 कत्ल है, 7 अटेम्प्टेड असैसिनेशन है, 5 किडनैपिंग है, 50 अरेस्ट या डिटेंशन है। तो ये इंडिविजुअल वाकयात नहीं है। हर रिपोर्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग पीछे जा रही है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो आप कह रहे हैं ना कि साइज जो है उससे तो नहीं पता चल सकता कि फ्रीडम है या नहीं है। मैं माजरत के साथ आपकी इस बात से एग्री नहीं करता और मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल ही एक बेतुकी बात होगी ये कहना कि आपके मुल्क में इतने ज्यादा फॉरेन चैनल्स, इतने ज्यादा। लेकिन मैंने आपको बता दिया ना, हर इंडेक्स, हर रिपोर्ट में पाकिस्तान का नंबर पीछे ही गया है। अगर आप सब्र करके सवाल का जवाब पूरा सुनेंगे तो आपको समझ आएगी ना। उस तरह तो आप अगर अपनी बात रिपीट करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। जी जी। तो ये बात बिल्कुल बेतुकी है ये कहना कि आपका जो साइज है वो इंडिपेंडेंस की जो है वो गवाही नहीं देता। अगर इतना बड़ा साइज हो उसको इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता और ये बिल्कुल एक एविडेंस है आपकी फ्रीडम की। अब दूसरी तरफ रिपोर्ट्स में आइए। रिपोर्ट्स में जिन कॉन्टेक्स्ट का हवाला दिया गया है, जिन रिपोर्ट्स को बना के सारी बातें की गई हैं, वो सिर्फ जर्नलिस्टों को प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पाकिस्तान के हर शहरी को है। कम अज कम मुझे जो है वो रोजाना ट्विटर फेसबुक के ऊपर 100 डेथ थ्रेट्स आई होंगी। हमारे सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को आती हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है वो धमकियां आई होती हैं, हमारे इंडिविजुअल सिटीजन, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक खास तरह की फिजा से गुजरा है
और अभी तक उसके थोड़े आफ्टर इफेक्ट्स मौजूद हैं। वॉर एंड टेररिज्म हमने लड़ी है, 70,000 बंदा हमारा शहीद हुआ है। तो जहां पर हमारे और बहुत सहाफियों ने इसमें बहुत कुर्बानियां दी हैं और जाहिर है कि हमें उसकी बहुत कदर है, लेकिन ये कहना कि ये सिर्फ जर्नलिस्टों तक महदूद है और आम आदमी और पॉलिटिशियंस, हमारे यहाँ तो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो शहीद जैसी कदावर शख्सियत असैसिनेट हो गई। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ सहाफियों तक लिमिटेड है, ये थ्रेट तो पाकिस्तान में बहुत शहरियों को। लेकिन फवाद साहब, इसका तो उसी वक्त पता चलता है ना कि जब हर केस पर बाकायदा तहकीकात होती है, लोग पकड़े जाते हैं। क्योंकि जैसे आप बेनज़ीर की हवाले, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से बात कर रहे हैं, या दूसरे जो टेररिस्ट वाक़यात हुए उसमें बहुत से लोग पकड़े जाते हैं ना, लेकिन जब सहाफ़ियों पर हमला होता है तो पता ही नहीं चलता कि किसने किया है। तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं तो फिर शक तो यही जाएगा कि शायद आवाज़ दबाने के लिए किया जा रहा है। तकरीबन 97% जो केसेस हैं उनमें लोग जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं और उनमें पता है कि कैसे हुए हैं, क्या हुआ है। 3% के करीब वाकयात होंगे जिनमें कि हमें पता नहीं चला, और उनमें वो वाकयात हैं जिनकी तरफ आप जो है इशारा भी अभी कर रहे हैं। और यकीनी तौर के ऊपर इसीलिए मैं आईजी इस्लामाबाद को बुला रहा हूँ और उनसे ये कह रहा हूँ कि आप हमें एक तफसील बताइए कि इनमें क्यों जो है वो नहीं हुआ। हर जो केस है उसका एक मंतकी इंजाम होना चाहिए, और आई एक्चुअली 100% एग्री विद यू। तो फाद साहब, क्या ये भी आईबी रिपोर्ट में होगा कि कितने सहाफ़ियों ने असाइलम लेने के लिए किसी इदारे पर इल्ज़ाम लगाए? क्योंकि आज आपने हॉट टॉक के इंटरव्यू में ये कहा है कि ये भी वाक़यात देखने में आए हैं, लेकिन अक्सरियत, फवाद साहब, आज आप इस बात से इत्तफाक करेंगे कि ऐसे सहाफ़ियों की हैं जिन पर हमला हुआ लेकिन वो पाकिस्तान में आज भी सहाफ़त कर रहे हैं। उसमें हामिद मीर साहब है, अबसार आलम साहब है, मतीउल्लाह जान है, असद तूर है, एजाज सैयद है। ऐसे कई सहाफ़ी हैं जो हमले के बावजूद पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी भी हैं और जाहिर है कि हमें उनकी कदर है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने वाक़यात अपने ऊपर मैनेज कराए और बाद में जाके इमिग्रेशन ले ली, और आपको भी पता है। अक्सरियत किन सहाफ़ियों की इसमें से आपके ख्याल में? नहीं, अक्सरियत का पता नहीं है, अभी डाटा बना देते हैं कितने लोगों ने बाहर जाके इमिग्रेशन ले ली और कई लोग जो हैं वो यहाँ पर भी।